आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी आदेश 9 की। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि एक्स पार्टे एक पक्षीय क्या होता है तथा नियम 6 एवं 7 के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले भी हमने आदेश 9 के बारे में कई बार अपने वीडियोस में बात की है कि एक्स पार्टे एक पक्षीय क्या होता है, लेकिन विशेष रूप से कभी इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया गया। तो आज आदेश 9 के अंतर्गत नियम 6 एवं 7 के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को आपको अच्छे से समझना है तो इसे देखने के पहले आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि एक पक्षी क्या होता है ये जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि समन क्या होता है और समन कैसे भेजा जाता है, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप पहले ये वीडियो देख सकते हैं, इसके बाद आप इसे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सीपीसी आदेश 9 बात करता है एक्स पार्टे अर्थात एक पक्षी कर देने के बारे में। अब ये एक पक्षी का अर्थ क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि हर सिविल केस में दो पार्टीज होती हैं। जो केस लेकर आता है अर्थात जो केस करता है उसे वादी कहा जाता है, और जिसके विरुद्ध अर्थात जिसके खिलाफ वादी केस करता है उस व्यक्ति को प्रतिवादी कहा जाता है। और जैसे कई लोग मिलकर केस करते हैं तो वो वादी गण कहलाते हैं, और यदि कई लोगों के विरुद्ध में केस किया गया हो, उनके खिलाफ केस किया गया हो, तो ऐसे व्यक्तियों को प्रतिवादी गण कहा जाता है जिनके खिलाफ केस किया जाता है। तो वादी या प्रतिवादी में से कोई कोर्ट में हाजिर न हो तो इन दोनों में से जो भी उपस्थित नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या है, उसी पक्ष को सुनेगी जो कोर्ट में उपस्थित है। जैसे वादी ने केस किया, प्रतिवादी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है, तो फिर वहाँ पे क्या है, कोर्ट वादी को ही सुनेगी। और केस करने के बाद प्रतिवादी उपस्थित हो गया और बाद में क्या है, वादी उपस्थित नहीं हो रहा, तो फिर ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या है, फिर प्रतिवादी को सुनेगी। तो जो उपस्थित हो सिर्फ उसे ही सुनना अर्थात एक पक्ष को सुनना, यही होता है एक पक्षीय। मतलब कि जो पक्ष उपस्थित है उसे सुनकर क्या है, एक पक्षीय कार्यवाही करना, यही कहलाता है एक्स पार्टे। तो सीपीसी आदेश 9 में यही बताया गया है कि जब प्रतिवादी उपस्थित नहीं होगा या केस फाइल करने के बाद प्रतिवादी उपस्थित हो गया, बाद में वादी उपस्थित नहीं हो रहा है केस में, या फिर तीसरी स्थिति जहां केस करने के बाद वादी भी उपस्थित नहीं हो रहा फिर पेशियों पर और ना ही प्रतिवादी हो रहा है, तो फिर ऐसे में कोर्ट क्या करे, यही बताया गया है सीपीसी आदेश 9 में। लेकिन इसे आसानी से समझने के लिए हम क्या करेंगे कि सीपीसी आदेश 9 में नियम 6 एवं 7 को सबसे पहले देखेंगे। नियम 6 एवं 7 बात करते हैं कि जब वादी कोर्ट में केस कर दे और केस करने के बाद प्रतिवादी को समन भेजा जाता है कि कोर्ट में वह हाजिर हो और अपनी पैरवी करे, लेकिन प्रतिवादी क्या है, कोर्ट में हाजिर नहीं होता, तो वैसी स्थिति में कोर्ट क्या करती है वह बताया गया है नियम 6 एवं 7 में। तो आइए इन्हें समझते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जब पक्षकारों को समन किया जाता है तो आदेश 9 के अंतर्गत पक्षकारों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के परिणाम दिए गए हैं। इन परिणामों में से एक परिणाम एक पक्षीय एक्स पार्टे आदेश या डिक्री होता है। एक पक्षीय आज्ञप्ति का अर्थ बुलाए गए पक्षकारों द्वारा अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण किसी एक पक्षकार को सुना जाना, तथा जो पक्षकार अदालत में उपस्थित न होकर अपने लिखित अभिकथन नहीं करता उस पक्षकार को वाद से एक पक्षी कर दिया जाता है। जो पक्षकार न्यायालय में वाद लेकर आता है केवल उसी के तर्क को सुनकर, केवल उसी के साक्ष्यों को सुनकर न्यायालय द्वारा एक पक्षीय आदेश या आज्ञप्ति पारित कर दी जाती है। एक पक्षीय आज्ञप्ति उसी स्थिति में पारित की जाती है जिस स्थिति में पक्षकार समन द्वारा सूचना प्राप्त होने पर भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होता और अपने लिखित अभिकथन नहीं करता और बाद में आगे की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है तथा विचारण का भी भागीदार नहीं बनता है। इस परिस्थिति में पक्षकार वाद से बचने का प्रयास करता है। सिविल प्रकरण में एक पक्षीय आज्ञप्ति दिया जाना भी एक आवश्यक कार्य है, क्योंकि पक्षकार मुकदमों से बचते हैं तथा जिन पक्षकारों के अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है एवं पक्षकारों को व्यथित किया गया है वह पक्षकार जो किसी व्यक्ति विशेष के कार्यों द्वारा आहत है। ये लोग ऐसे अनुपस्थित रहने वाले पक्षकार के कारण न्यायालय में उपस्थित होकर न्याय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। न्याय के सिद्धांतों को गतिशील बनाने हेतु एक पक्षीय आज्ञप्ति दी जाती है तथा यह न्यायालय की विशेष शक्ति है। जहां समन सम्यक रूप से तामील किया गया हो और प्रतिवादी उपस्थित नहीं हो वहां न्यायालय एक पक्षीय अग्रसर हो सकेगा, एक पक्षीय आज्ञप्ति पारित कर सकेगा। इसी प्रकार यदि प्रतिवादी समन प्राप्ति के हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे तथा रजिस्ट्रीकरण पत्र को भी लेने से मना कर दे, तब ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जा सकेगी। ऊपर तो हमने इजी लैंग्वेज में समझ लिया, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आती है। हमने इस वीडियो में चर्चा की थी कि जब प्रतिवादी समन लेने से बचे अर्थात घर में ताला लगा के चले जाए या अपना एड्रेस चेंज कर ले, तो ऐसी स्थिति में वादी क्या करे। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति और आ गई है, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि बचने की कोशिश करे तब तो आप प्रतिस्थापित तामीली करवा सकते हैं,
प्रतिस्थापित तामीली अर्थात पेपर में उसका प्रकाशन करवा सकते हैं समन का, या उसके घर के बाहर क्या है समन चस्पा करवा सकते हैं। लेकिन कब है, जब बचने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्रतिवादी समन प्राप्ति के हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे। जैसे पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर या कोर्ट का कोई ऑफिसर समन लेकर उसके घर पहुंचे और प्रतिवादी क्या है मना कर दे लेने से कि मैं नहीं लूंगा इसे, तुम वापस ले जाओ। तो ऐसी स्थिति में पोस्ट मास्टर या कोर्ट का ऑफिसर जो होगा, जो समन लेके जाएगा, वह क्या है उस समन के लिफाफे के ऊपर लिख देगा कि लेने से इनकार किया, और वह क्या है वापस आ जाएगा। और जब वह कोर्ट को प्राप्त हो जाता है और उस पर लिखा जाता है कि लेने से इनकार किया, तो ऐसे में कोर्ट क्या है फिर प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई करती है। एक पक्षी अर्थात सिर्फ एक पक्ष को सुनना, वहां पे प्रतिवादी को सुनने का अवसर समाप्त कर दिया जाएगा। किसे सुना जाएगा? सिर्फ वादी को सुना जाएगा। तो समन को लेने से इनकार करने पे भी ऐसा माना जाएगा कि उसकी तामीली हो गई है। आइए अब देखते हैं कि नियम 6 क्या कहता है। नियम 6, जब केवल वादी उपसंजात होता है तब प्रक्रिया। उपसंजात अर्थात कोर्ट में हाजिर होता है, अर्थात कि जब केवल वादी कोर्ट में उपस्थित रहता है, प्रतिवादी उपस्थित नहीं रहता। पहला, जहां वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर वादी उपसंजात होता है और प्रतिवादी उपसंजात नहीं होता, वहां मतलब कि कोर्ट में पेशी के दिन सुनवाई होने पर पुकार लगाई जाती है वादी और प्रतिवादी को, और वहां पे सिर्फ क्या वादी कोर्ट में उपस्थित होता है, प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता। उस स्थिति में का जब समन की तामील सम्यक रूप से की गई हो। सम्यक रूप से अर्थात सही तरीके से, विधि के अनुसार। तो कुल मिलाकर जो समन भेजा गया था वह क्या है सही तरीके से भेजा गया था और सही तरीके से प्रतिवादी को मिल गया। तो यदि यह साबित हो जाता है कि समन की तामील सम्यक रूप से की गई थी, तो न्यायालय आदेश कर सकेगा कि वाद की एक पक्षी सुनवाई की जाए, अर्थात सिर्फ वादी को सुना जाए। फिर वहां पर ख, जब समन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई हो, मतलब कि जो समन भेजा गया था उसकी तामीली सम्यक रूप से अर्थात सही तरीके से नहीं हुई। जैसे कि क्या है गलत एड्रेस पर चला गया, प्रतिवादी का उसमें एड्रेस सही नहीं दिया गया था, या फिर प्रतिवादी के घर पर ना देकर क्या है बाजू वाले घर में दे दिया पड़ोसी के, या फिर प्रतिवादी के घर में उसके नौकर को या किसी छोटे बच्चे को जो कि नाबालिग है उसे समन दे दिया गया, तो यह तामीली क्या गलत तामीली कहलाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा, यदि यह साबित नहीं होता कि समन की तामीली सम्यक रूप से की गई थी, मतलब यह साबित करना है कि समन की तामीली क्या है सही रूप से हुई थी। यदि यह साबित हो जाता है तो एक पक्षी कर दिया जाएगा। लेकिन यदि साबित नहीं होता है, अब साबित कैसे होगा भाई? जो पोस्ट मास्टर या ऑफिसर कोर्ट का जो समन की तामीली करके आएगा, वह उससे पावती लेकर आएगा कि किसे उसने समन का लिफाफा दिया था, उसकी उम्र क्या थी, वह अपने साइन करेगा, नाम वगैरह सब लिखा रहेगा उसमें कि परिवार का सदस्य था कि नहीं प्रतिवादी के, ये सब बातें लिखी रहेंगी। तो यह क्या है वो समन से ही साबित हो जाता है कि सही तामीली हुई थी या नहीं हुई थी उसकी। तो यदि समन की तामीली सही तरीके से नहीं हुई, मतलब सही तरीके से प्रतिवादी के पास नहीं पहुंचा, तो फिर कोर्ट क्या है वहां पे आदेश कर देगी कि दूसरा समन निकाला जाए और उसकी तामीली प्रतिवादी पर की जाए। मतलब फिर से कोर्ट में तलवाना देना पड़ेगा, फिर कोर्ट क्या है नया समन निकालेगी और फिर से उस समन की तामीली क्या प्रतिवादी पर की जाएगी। लेकिन दूसरा समन कब निकाला जाएगा? जब पहला समन जो भेजा गया था उसकी तामीली सही तरीके से नहीं हुई प्रतिवादी के ऊपर। भाई सीधी सी बात है, समन तामील नहीं होगा तो लौट के आ जाएगा, या फिर गलत तरीके से तामील हुआ है तो भी फिर से नया समन निकालना पड़ेगा। तो फिर दूसरे समन निकालने की प्रक्रिया क्या है वहां पे अपनाई जाएगी। अब आता है ग, जब समन की तामील तो हुई हो किंतु सम्यक समय में नहीं हुई हो। मतलब कि समन तामील तो हो गया, अर्थात प्रतिवादी को मिल तो गया समन, सही तरीके से मिल गया, लेकिन क्या है कि सम्यक समय में नहीं हुई समन की तामीली, अर्थात जो प्रतिवादी को मिला वो सही समय में नहीं मिल पाया। अब मान लीजिए आप वादी हैं, मैं प्रतिवादी हूँ, आपने मुझे किसी केस में पार्टी बनाया, मैं प्रतिवादी हूँ, आपने क्या है कोर्ट में तलवाना दिया। तलवाना क्या होता है इस वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपकी समझ में नहीं आएगा जब तक आप ये वीडियो नहीं देखेंगे, तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए जिससे आसानी हो आपको ये समझने में। तो हुआ क्या कि आप वादी हैं, मैं प्रतिवादी हूँ, आपने 15 अक्टूबर को क्या है कोर्ट में तलवाना दिया, कोर्ट ने क्या है मुझे समन जारी कर दिया। अब समन में लिखी थी आज की डेट, आज कितनी तारीख हो गई? 7 नवंबर हो गई आज 7 नवंबर को मुझे कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन कोर्ट ने जो समन निकाला था वह क्या है मुझे आज ही प्राप्त हुआ। और कब प्राप्त हुआ? दोपहर में 4 बजे। कोर्ट तो सुबह 10 बजे से खुल जाती है। अब कायदे से समन तो मुझे पहले मिलना चाहिए था, मुझे कब मिल रहा है? पेशी के दिन ही मिल रहा है, आज के दिन। तो मैं कोर्ट कैसे पहुंच जाऊं भाई? 4 बज चुके हैं। तो तामीली क्या है सम्यक समय में नहीं हुई। अब बाई चांस मान लीजिए भोपाल में केस चल रहा है, आपने भोपाल में केस लगाया, अब मैं आ रहा हूँ यूपी प्रयागराज से, मान लीजिए आज की पेशी है, मुझे क्या कल मिल चुका था, अब एक दिन में प्रयागराज से मैं भोपाल कैसे आ जाऊं? तो ये भी कोर्ट कंसिडर करेगा कि इतने जल्दी समय में एक व्यक्ति वहां से यहाँ कैसे आ जाएगा। तो तामीली क्या है सम्यक समय में नहीं हुई। उस स्थिति में क्या होगा,
यदि यह साबित हो जाता है कि समन की तामील तो प्रतिवादी पर हुई थी, किंतु ऐसे समय पर नहीं हुई थी कि समन में नियत दिन को उपसंजात होने और उत्तर देने को उसे समर्थ करने के लिए उसे पर्याप्त समय मिल जाता। मतलब इतना समय तो मिलना चाहिए ना प्रतिवादी को कि समन मिलने के बाद वह अपने वकील से बात कर ले, वाद पत्र का क्या जवाब देना है, या फिर समन के साथ वाद पत्र नहीं आया है तो वह अपने एडवोकेट के साथ कोर्ट में अपियर होकर कॉपी रिसीव कर ले, फिर उसका जवाब दे दे। तो इतना समय तो मिलना चाहिए था प्रतिवादी को। तो यदि ऐसी स्थिति बनती है कि प्रतिवादी को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता तो न्यायालय वाद की सुनवाई को न्यायालय द्वारा नियत किए जाने वाले किसी भविष्यवर्ती दिन के लिए मुलतवी करेगा और निर्देश देगा कि ऐसे दिन की सूचना प्रतिवादी को दी जाए। तो ऐसे में फिर कोर्ट क्या करेगी कि अगली कोई एक डेट पर पेशी लगा देगी और प्रतिवादी को यह सूचना देगी कि वह अगली पेशी पर उपस्थित रहे। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां समन की सम्यक रूप से तामील या पर्याप्त समय के भीतर तामील वादी के व्यतिक्रम के कारण नहीं हुई है, वहां न्यायालय वादी को आदेश देगा कि मुलतवी होने के कारण होने वाले खर्चों को वह दे। अर्थात जब भी वादी कोर्ट में केस लगाता है, केस तो वादी ही लगाता है, तो जब वादी केस लगाता है तो जिस दिन केस लगाता है उस दिन कोर्ट ऑर्डर करती है कि 3 दिन के अंदर या 1 हफ्ता के अंदर वादी क्या है तलवाना दे। जैसे ही कोर्ट में वादी तलवाना देगा उसके बाद ही क्या है समन जारी किया जाएगा। लेकिन वादी ने क्या है तलवाना नहीं दिया कोर्ट में। अब जब तलवाना नहीं दिया तो कोर्ट प्रतिवादी के विरुद्ध समन कैसे निकाल देगी। तो जब न्यायालय ने समय दिया था 3 दिन या 1 हफ्ता कुछ भी दे सकती है, तो जब समय दिया था वादी को तलवाना देने के लिए तो उसने तलवाना क्यों नहीं दिया। तो जब तलवाना नहीं दिया तो समन कैसे जारी हो जाएगा। तो समन की सम्यक रूप से तामील किसके कारण, वादी के व्यतिक्रम के कारण। तो कोर्ट क्या करेगी, वादी को आदेश देगी कि मुलतवी अर्थात देरी होने के कारण होने वाले खर्चों को वह दे। अर्थात कोर्ट क्या है कॉस्ट लगा देगी, हर्जाना लगा देगी वादी के ऊपर, 50 रुपए 100 रुपए जो भी न्यायालय को उचित लगे। भाई एक तो पेशी खराब हुई, पेशी आगे बढ़ानी पड़ी आपकी देरी के कारण अर्थात वादी के कारण, कोर्ट का समय भी जाया हुआ। तो कोर्ट क्या है ऐसे में कॉस्ट लगा देती है, ये कॉस्ट क्या है फिर वादी को देनी पड़ती है। तो इसलिए जब भी केस दायर होता है तो वादी को क्या है 3 दिन या 1 हफ्ते जो भी कोर्ट बोले उसके अंदर समय पे कोर्ट में क्या है तलवाना दे देना चाहिए। तलवाना देने के बाद ही क्या है समन जारी होगा प्रतिवादी के विरुद्ध। नियम 6 में हमने देखा कि कब प्रतिवादी को एक्स पार्टे कर देंगे। यदि तामील नहीं हुआ है सही तरीके से समन तो फिर क्या दूसरा समन निकाला जाएगा, और यदि समय रहते हुए समन तामील नहीं हुआ है तो फिर क्या है वहां पे प्रतिवादी को और समय दिया जाएगा। और यदि वादी की वजह से समन तामील नहीं हो पा रहा है या समय पर तामील नहीं हो पा रहा है तो उसके ऊपर क्या है कॉस्ट लगा दी जाएगी, अर्थात फाइन कह सकते हैं इसे आप। अब नियम 6 में हमने देखा कि मान लीजिए प्रतिवादी को समन सही तरीके से तामील हो गया और वह क्या है कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। अब नियम 6 के उपनियम 1 के काम में हमने देखा कि जब समन की तामीली सही तरीके से हो जाती है और समन मिलने के बाद भी प्रतिवादी कोर्ट में उपस्थित नहीं होता तो वहां पे क्या है एक पक्षी कार्रवाई की जाती है। एक पक्षी कार्रवाई का मतलब एक पक्ष को सुना जाना, अर्थात प्रतिवादी नहीं आ रहा है तो सिर्फ वादी को सुना जाएगा। लेकिन नियम 7 क्या कहता है, जहां प्रतिवादी स्थगित सुनवाई के दिन उपसंजात हो जाता है और पूर्व अनुपसंजाति के लिए अच्छा हेतु दिखाता है वहां प्रक्रिया। मान लीजिए प्रतिवादी को समन भेजा गया, समन की तामीली भी हो गई, वह क्या है कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ तो वहां पे फिर क्या है एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी उसके विरुद्ध। एक पक्ष अर्थात एक पक्ष को ही सुना जाएगा। एक पक्ष कौन बचा, वादी बचा, तो सिर्फ वादी को ही सुना जाएगा वहां पर। तो कोर्ट क्या है फिर ऑर्डर करेगी पेशी के दिन कि प्रतिवादी अनुपस्थित, प्रकरण में एक पक्षी सुनवाई के आदेश पारित किए जाते हैं, प्रकरण अग्रिम पेशी दिनांक को वादी साक्ष्य हेतु नियत कर दिया जाएगा। ये सब बातें क्या है ऑर्डर शीट में लिखी जाएंगी। तो एक पक्षी कार्रवाई हो गई, प्रतिवादी अनुपस्थित हो गया, ये सब भी लिख दिया गया और केस क्या है फिर अगली स्टेज में पहुंच गया कि वादी की साक्ष्य लो अगली पेशी पर, वादी साक्ष्य हेतु नियत है, ये लिख दिया गया। लेकिन नियम 7 में क्या बताया है कि ऐसी स्थिति में अगली पेशी पर यदि प्रतिवादी की एंट्री हो जाए केस में, प्रतिवादी कोर्ट में आ गया, उपस्थित हो गया, कि प्रतिवादी स्थगित सुनवाई के दिन उपसंजात होता है मतलब हाजिर होता है और पूर्व अनुपसंजाति अर्थात पहले की अनुपस्थिति के लिए अच्छा हेतु मतलब सही रीजन, वैलिड रीजन दिखाता है वहां प्रक्रिया। मतलब कि मैं बीमार हो गया था, घर पे किसी ने ले लिया होगा समन, हॉस्पिटल में एडमिट था मैं, ऐसा कोई भी एक वैलिड रीजन होना चाहिए जिससे कोर्ट को लगे कि हाँ ये सही बोल रहा है, इसको मौका दिया जाना चाहिए, जिससे अपनी पैरवी कर सके और केस में अपना बचाव रख सके। तो प्रतिवादी कोर्ट में ऐसी पेशी के दिन उपस्थित हो जाता है और वैलिड रीजन देता है कोर्ट को, वहां पर प्रक्रिया क्या होगी, जहां न्यायालय ने एक पक्षीय रूप में वाद की सुनवाई स्थगित कर दी है और प्रतिवादी ऐसी सुनवाई के दिन या पहले उपसंजात हो जाता है। मतलब कि हमने डिस्कस किया अभी, कोर्ट ने क्या है एक पक्षी ऑर्डर दे दिए और केस क्या है अगली स्टेज के लिए लगा दिया कि वादी साक्ष्य लिया जाए।
तो अगली सुनवाई तक क्या स्थगित कर दी है। तो प्रतिवादी ऐसी स्थिति में अगली पेशी पर उपस्थित हो जाए या फिर पेशी के पहले भी कोर्ट में हाजिर हो जाए, उपसंजात हो जाए अर्थात हाजिर हो जाता है और अपनी पूर्व उपसंजाति के लिए अच्छा हेतुक दिखाता है, मतलब अच्छा कारण, हेतुक मतलब कारण, सही कारण दिखाता है। वह ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय खर्चों और अन्य बातों के बारे में निर्दिष्ट करे उसे वाद के उत्तर में उसी भांति सुना जा सकेगा मानो वह अपनी उपसंजाति के लिए नियत किए गए दिन को उपसंजात हुआ था। मतलब कोर्ट को उसका रीजन सही लगता है, वैलिड लगता है कि गंभीर बात थी इसलिए कोर्ट में प्रतिवादी उपस्थित नहीं हो पाया। तो फिर कोर्ट क्या ऐसे निबंधनों अर्थात शर्तों पर और खर्चों पर कोई कॉस्ट प्रतिवादी के ऊपर लगाना चाहे तो लगा सकती है और फिर वाद के उत्तर में मतलब केस के उत्तर देने में, जवाब देने में उसे उसी भांति सुना जाएगा मानो वह अपनी उपसंजाति के लिए नियत किए गए दिन को उपसंजात हुआ था। मतलब फिर कोर्ट उसे ऐसा मानेगी कि जब उसे पहला समन जारी किया गया था और मान लो कि वह कोर्ट में हाजिर हो गया था, उसे वैसे ही सुना जाएगा यहाँ पर, मतलब कि केस वापस स्टार्टिंग में चला जाएगा। लेकिन इसके लिए एक अलग से केस होता है, एमजीसी होती है, एमजीसी खुलवानी पड़ती है और फिर जो एक्स पार्टे ब्रैकेट होता है इसे क्या कैंसिल करवाना पड़ता है। प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, यहाँ पर तो बड़े शॉर्ट में दिख रहा है, आपको समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो थोड़ी अलग है। अलग से एक केस बनेगा, इसके लिए एमजीसी कहते हैं उसे, फिर जाके ये कैंसिल होगा, फिर आप इस केस में हाजिर हो पाएंगे। तो पहले एक्स पार्टी जो ऑर्डर कर दिया गया है न्यायालय द्वारा उसे कैंसिल करवाना पड़ेगा पहले तो। उसके लिए आवेदन लगेगा, आवेदन की ड्राफ्टिंग अभी करने वाले हैं। तो मानते हैं कि यहाँ तक सब क्लियर है। आइए अब देखते हैं कि आदेश 9 नियम 7 के तहत ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। बाई चांस एक पक्षीय ऑर्डर कर दिए गए हैं कोर्ट द्वारा, तो आदेश 9 नियम 7 के तहत एक पक्षीय आदेश को अपास्त कराने के लिए जो आवेदन लगाया जाता है उसकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है प्रतिवादी की ओर से, यह देखते हैं। सबसे पहले कोर्ट का नाम, न्यायालय श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश महोदय वरिष्ठ खंड भोपाल। आप अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर, ये अपने पार्टीज के नाम आ गए। व्यवहार बात क्रमांक, केस नंबर यहाँ पे आ जाएगा। फिर आता है नियत पेशी दिनांक, मतलब कि पेशी कब लगी हुई है। पेशी के दिन उपस्थित होते हैं तो पेशी दिनांक डाल देंगे। यदि पेशी के पहले कोर्ट में उपस्थित होते हैं तो फिर नियत पेशी लिखना पड़ेगा कि अगली पेशी कब है इस केस की, क्योंकि ऊपर प्रतिवादी के पास ऑप्शन है, या तो वो पेशी के दिन भी उपस्थित हो सकता है या पेशी के पहले भी उपस्थित हो सकता है। फिर आता है हमारा टाइटल, आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 से पठित धारा 151 CPC। 151 न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां, मतलब कि न्यायालय कुछ भी कर सकता है यदि न्यायोचित हो तो इसे भी लिखिएगा। फिर आता है प्रतिवादी क्रमांक 4, 5, 6, 7, 8 एवं 10 की ओर से निम्न निवेदन है। अब इस केस में क्या था, 10 प्रतिवादी थे। अब भाई मैं जिसका एडवोकेट हूँ उसका नाम लिखूंगा। मैं किसकी ओर से खड़ा हुआ था, प्रतिवादी क्रमांक 4 की ओर से, 5 की ओर से, 6, 7, 8 एवं 10। इसमें से गायब कौन कौन है, प्रतिवादी क्रमांक 1, 2 और प्रतिवादी क्रमांक 9 इसमें से गायब है, क्योंकि उन्होंने किसी और एडवोकेट को हायर कर लिया था। भैया स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, जिसको जो वकील करना हो 10 के 10 चाहे तो अपना अलग अलग एडवोकेट कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अन्य प्रतिवादीगण जो थे उन्होंने अलग अलग एडवोकेट हायर कर लिए अपने लिए, तो अपन तो यहाँ पे इनकी ओर से हैं तो उनको ही मेंशन करना है। बाकी जो अन्य प्रतिवादीगण हैं उनके एडवोकेट जब आवेदन लगाएंगे तो वो उनको मेंशन करेंगे। हमें तो सिर्फ इनसे मतलब है क्योंकि हम इनके एडवोकेट हैं। तो ये भी आपको बताना जरूरी है, मान लीजिए सिर्फ एक प्रतिवादी है तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप लिखेंगे प्रतिवादी की ओर से निम्न निवेदन है। लेकिन मान लीजिए वहाँ पे कई प्रतिवादीगण हैं और आप सबकी साइड से नहीं है, तो फिर आप जिन जिन की साइड से हैं आपको वही मेंशन करने पड़ेंगे, यह बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो प्रतिवादी क्रमांक इनकी ओर से निम्न निवेदन है। पहला यह कि उक्त प्रकरण विगत पेशी दिनांक 31/10/2022 को उक्त प्रतिवादीगण के पेशी पर अनुपस्थित रहने से एक पक्षी कार्रवाई किए जाने के आदेश किए हैं। मतलब 31 अक्टूबर को पेशी थी, प्रतिवादीगण हाजिर नहीं हुए तो उनके विरुद्ध क्या है, एक पक्षी कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए हैं। यह कि उक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध उक्त प्रकरण में जारी समन्स की सम्यक एवं विधिक तामीली नहीं हुई थी। ये हमने वैलिड रीजन दे दिया यहाँ पर। अच्छा कारण जो ऊपर हमने देखा था कि कोर्ट को अच्छा कारण बताना पड़ेगा, तो हमने बता दिया कि समन जो था उसकी सही एवं क्या है विधि के रूप से तामीली नहीं की गई, गलत तामीली हुई है उसकी। अब सवाल आता है गलत तामीली कैसे हो गई, क्योंकि उक्त प्रतिवादीगण बाहर थे और जानकारी होने पर उक्त प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित होकर यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। अब ये हम तो बाहर थे, पता नहीं समन की तामीली किसके ऊपर हो गई और कैसे हो गई, हमें तो कोई समन मिला नहीं है। जब जानकारी मिली तो कोर्ट में उपस्थित हो रहे हैं, तो ये हो गया हमारा रीजन। थर्ड यह कि उक्त प्रतिवादीगण उक्त प्रकरण में अपना प्रतिरक्षण करना चाहते हैं। प्रतिरक्षण के अभाव में सही तथा वास्तविक न्याय न होकर प्रतिवादीगण को अपूरक क्षति तथा असुविधा होगी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के विरुद्ध की गई एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त की जाना और उन्हें अपने प्रतिरक्षण की अनुमति दी जाना न्याय हित में आवश्यक है। अब सरल भाषा में कहा जाए तो ये हम प्रतिवादीगण हैं, अपना बचाव करना चाहते हैं,
यदि बचाव करने का मौका नहीं मिलेगा तो न्याय कैसे हो पाएगा वहां पे सही, जिससे हमें क्षति और असुविधा होगी। और फोर्थ, यह कि दिनांक 1/11/2022 को प्रतिवादी क्रमांक को उक्त जानकारी प्राप्त होने पर यह आवेदन पत्र वैधानिक समय सीमा में मैं शपथ पत्र के प्रस्तुत है। मतलब कि 1/11/2022 को प्रतिवादी क्रमांक 1 को जानकारी हुई थी। उसने क्या सभी प्रतिवादियों को बताया कि वहां पे कोर्ट में तो केस लगाया हुआ है, एक पक्षी कार्रवाई हो गई अपने विरुद्ध। अब भले ही हम इसके एडवोकेट ना हो, लेकिन बात हमको सही लिखनी है। इसे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई प्रतिवादी क्रमांक 1 को, तो इसने क्या है अन्य प्रतिवादी गण को भी बताया। अब सब चले गए अपने अपने एडवोकेट के पास, लेकिन बात आपको सही लिखनी है कि जानकारी कहां से मिली थी और कब मिली आपको। यह बात आपको मैंडेटरी है मेंशन करना। 1 तारीख को मिली, हमने सबने चर्चा की, अपने अधिवक्ता से मिले और सर 4 दिन बाद हम कोर्ट में हाजिर हो गए आज। और लास्ट में आती है प्रेयर हमारी। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि न्याय हित में उक्त प्रकरण में उक्त प्रतिवादी गण के विरुद्ध की गई एक पक्षी कार्रवाई उसी स्थिति में निरस्त की जाकर उन्हें अपना प्रत्यक्षण करने की अनुमति देने की कृपा करें। आखिरी में जाएगा स्थान भोपाल, दिनांक 10/11/22, द्वारा अधिवक्ता और यहाँ पे पार्टीज के नाम और उनके साइन, जिनके भी आप एडवोकेट है उन्हें ही मेंशन करेंगे। हमें प्रतिवादी क्रमांक 4 से 8 तक के और फिर 10 के। अब इसके साथ किसी एक प्रतिवादी का एफिडेविट भी देना पड़ेगा। तो ये हो गया पार्टीज के नाम, सब वही रहेगा, टाइटल जाएगा शपथ पत्र, इसे इंग्लिश में एफिडेविट कहा जाता है। फिर एक किसी पक्षकार का यहाँ से क्या है एफिडेविट बनाएंगे आप। मैं महेश, उम्र 34 वर्ष, आत्मा श्री अरविंद शाह, निवासी D47, गौतम नगर, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश, निम्नलिखित सत्य कथन शपथ पूर्वक घोषित करता हूँ। यह कि उक्त प्रकरण में विगत पेशी दिनांक 31/10/2022 को प्रतिवादीगण क्रमांक 4 से 8 एवं 10 के पेशी पर अनुपस्थित रहने से एक पक्षी कार्रवाई किए जाने के आदेश किए हैं। उक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध उक्त प्रकरण में जारी समन्स की सम्यक एवं विधिक तामीली नहीं हुई है। उक्त प्रतिवादीगण बाहर थे और जानकारी होने पर उक्त प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित होकर यह आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं। सेकंड, यह कि उक्त प्रतिवादीगण उक्त प्रकरण में अपना प्रतिरक्षण करना चाहते हैं। प्रतिरक्षण के अभाव में सही तथा वास्तविक न्याय न होकर प्रतिवादीगण को अपूर्वक क्षति तथा असुविधा होगी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के विरुद्ध की गई एक पक्षीय कार्रवाई निरस्त की जाना और उन्हें अपना प्रतिरक्षण की अनुमति दी जाना न्याय हित में आवश्यक है। और लास्ट, यह कि मुझ सहित उक्त प्रतिवादीगण की ओर से इस संबंध में एक आवेदन पत्र आदेश 9 नियम 7 CPC का प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन पत्र में उल्लेखित संपूर्ण तथ्य मैंने पढ़कर समझ लिए हैं, जो कि सत्य एवं सही हैं। उक्त तथ्यों की सत्यता के समर्थन में मैं यह शपथ पत्र घोषित करता हूँ। भोपाल दिनांक, शपथकर्ता और यहाँ पर जाएगा सत्यापन। मैं महेश उपर्युक्त शपथकर्ता यह सत्यापित करता हूँ कि मैंने इस शपथ पत्र की उक्त कंडिका 1 से 3 तक के संपूर्ण कथन पढ़कर समझ लिए हैं। उक्त कथन मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। मैंने सत्यापन पर आज दिनांक 10/11/2022 को भोपाल में अपने हस्ताक्षर विलेख पर किए। साक्षी और सत्यापन करता। तो इस प्रकार आदेश 9 नियम 6 के तहत जब प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई कर दी जाती है, तो नियम 7 के तहत कैसे प्रतिवादी सही कारण बताकर वापस केस में अपनी पैरवी कर सकता है, इसके बारे में भी हमने जाना। यदि इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।